हेलो एवरीवन, माय सेल्फ दीपक और आप सबको वेरी गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून एंड गुड इवनिंग। तो कैसे आप लोग? आई होप कि आप सब अच्छे होंगे। तो आज का जो मेरा क्लास है ना, मोस्ट इंपोर्टेंट एंड वेरी हेल्पफुल होने वाला है, बिकॉज आज की क्लास में बिजनेस स्टडीज के अंदर जिसका हिंदी होता है व्यवसायिक अध्ययन। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं ना कि बोर्ड एग्जाम में क्या कर दिया है ना कि 50% ऑब्जेक्टिव एंड 50% सब्जेक्टिव रहता है, और हर कोचिंग इंस्टीट्यूट वाला क्या करता है ना कि सब्जेक्टिव का प्रिपेयर बहुत अच्छे से करवा देता है, बट ऑब्जेक्टिव के लिए बोलते हैं ना कि आप सेल्फ स्टडी करके ही प्रिपेयर कर लीजिए। बट ऐसा नहीं होता है। जब स्टूडेंट सेल्फ स्टडी करके प्रिपेयर स्टार्ट करता है ना तो उसको एक चैप्टर में मिनिमम, मैं कम से कम बोल रहा हूँ ना, 200 प्लस ऑब्जेक्टिव दिखने लगता है। और ऐसा कितना बुक है मेरे पास? 5-6 बुक है। तो सोचिए कि कितना ऑब्जेक्टिव निकल जाएगा। तो क्या मेरे ऐसे प्रिपेयर अच्छा से हो पाएगा? तो मैं आपको बता दूं कि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अगर आप, जैसा कि आप सभी जानते हैं ना, ऑल ओवर इंडिया में ना कॉमर्स के स्टूडेंट एसपीपीटी पब्लिकेशन से ही तैयारी करता है। इस बुक के ना चैप्टर के एंडिंग में जितना भी ऑब्जेक्टिव है ना, इस वीडियो में हम कंप्लीट करेंगे। अगर आप वीडियो ने बिना स्किप किए लास्ट तक देखते हैं ना, तो मेरा गारंटी है कि आप अपने एग्जाम हॉल में ना 50 का 50 सही टिक आउट करके आइएगा। क्योंकि जैसा कि आप सभी जानते होंगे ना कि सब्जेक्टिव अगर 50 का 50 लिख के आ रहा है ना, तो इसका कोई गारंटी नहीं है कि आपको 45 या 40 नंबर मिलेगा। बट ऑब्जेक्टिव आप 50 का 50 सही टिक आउट करके आ रहे हैं ना, तो ये गारंटी है 101% कि आपको 50 नंबर ही मिलेगा, ना कि 49। इसलिए जितना सब्जेक्टिव प्रिपेयर फोकस कर रहे हैं ना, उससे ज्यादा फोकस करने की जरूरत ऑब्जेक्टिव पे। तो चलिए हम इस बुक के अंदर जो चैप्टर के लास्ट में जितना ऑब्जेक्टिव है, वही ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन ही एग्जाम में रहता है, कहीं और ध्यान मत दीजिए। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं अपने इस बुक के एंडिंग में जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है बनाना है। तो चलिए अपने बुक पे आते हैं। चलिए हम ऑब्जेक्टिव देखना स्टार्ट करते हैं। इससे पहले हम पार्ट ए का ऑब्जेक्टिव कम्प्लीटली देख चुके हैं। अब जो हम देखेंगे पार्ट बी का ऑब्जेक्टिव होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। व्यावसायिक वित्त एवं विपणन, इसमें ज़्यादा चैप्टर नहीं है, इसमें सिर्फ 3 से 4 चैप्टर हैं। तो मेरा पहला चैप्टर है वित्तीय प्रबंध, एंड सेकंड चैप्टर है वित्तीय बाजार, एंड थर्ड चैप्टर है मेरा विपणन, और मेरा फोर्थ है उपभोक्ता संरक्षण, 5 है एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट। तो चलिए देखना स्टार्ट करते हैं। पार्ट बी का मेरा पहला चैप्टर है वित्तीय प्रबंध, फाइनेंशियल मैनेजमेंट। तो चलिए हम इसका ऑब्जेक्टिव देखना स्टार्ट करते हैं। तो पहला जो है वित्तीय प्रबंध के प्रमुख डैश कार्य हैं। तो वित्तीय प्रबंध के जो डैश कार्य जो है, वित्तीय नियोजन, कोषों से प्राप्त करना, शुद्ध लाभ, आवंटन, इनमें से जो सभी होगा। तो वित्तीय प्रबंध के मुख्य कार्य हैं, तो इनमें से सभी। ठीक है, वित्तीय प्रबंध की आधुनिक विचारधारा डैश है। तो क्या है? कोषों को प्राप्त करना, कोषों का उपयोग करना, तथा ए बी दोनों। इसका जो आंसर होगा ए बी दोनों होगा। चलिए थर्ड देखते हैं। वित्तीय प्रबंधक है, वित्तीय प्रबंधक डैश निर्णय लेता है। तो क्या होगा इसका आंसर? वित्तीय विनियोग और लाभांश, इनमें से सभी। क्या होगा? इनमें से सभी होगा। वित्तीय प्रबंध है, वित्तीय डैश प्रबंध है, तो वित्तीय कला और विज्ञान दोनों है। वित्तीय प्रबंध जो है कला और विज्ञान दोनों है। वित्तीय प्रबंध की परंपरागत विचारधारा को डैश त्याग दिया गया था। तो वित्तीय प्रबंध का जो परंपरागत विचारधारा था उसको कब त्यागा गया था? तो 1930 से 1940 के बीच में त्यागा गया था। देखिए क्वेश्चन नंबर 6, सुदृढ़ वित्तीय योजना की विशेषता है। तो ये जो विशेषता क्या है? तो इसका मित्रवत होना चाहिए, यानी कि मित्रता, दोस्ती भाव वाला होना चाहिए। तो क्वेश्चन नंबर 7 है, डैश के अनुसार वित्तीय नियोजन वित्त कार्य से संबंधित है, जिसमें फर्म के वित्तीय लक्ष्यों का निर्धारण, वित्तीय नीतियों निर्माण व अनुमान तथा वित्तीय गतिविधियों का विकास सम्मिलित है। तो किस में सम्मिलित है? तो चलिए अब हम अपना क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। डैश के अनुसार एक निगम की वित्तीय योजना के 2 पहलू होते हैं। यह निगम की पूंजी संरचना की ओर संकेत करती है, तथा दूसरे यह निगम द्वारा अपनाई गई अथवा अपनाई जाने वाली वित्तीय नीति को स्पष्ट करता है। तो बताइए इसका आंसर क्या होगा? वॉकर एवं वॉगन के किसका आंसर था? एच बॉनीवेले का आंसर। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। पूंजी संरचना में डैश सम्मिलित है। तो पूंजी संरचना में क्या सम्मिलित है? तो अंश पूंजी सम्मिलित है। देखिए क्वेश्चन नंबर 10, डैश के अनुसार पूंजी संरचना प्राय एक व्यापारिक उपक्रम में प्रयुक्त वित्त के दीर्घकालीन स्रोत को इंगित करता है। तो क्या होगा इसका आंसर? आर.एच. वेसिल के अनुसार। देखिए क्वेश्चन नंबर 11, पूंजी मिलान 2 प्रकार की होती है, उच्च मिलान एवं सेकंड क्या होगा? निम्न मिलान। क्या होगा इसका आंसर? निम्न मिलान। क्वेश्चन नंबर 12, अस्थायी पूंजी की आवश्यकता डैश अवधि के लिए होती है। तो कितने अवधि? अल्पकालीन अवधि के लिए। तो क्वेश्चन नंबर 13, डैश व्यवसाय के संचालन में प्रयुक्त अपेक्षाकृत अस्थायी प्रकृति की संपत्ति होती है, जो कि विक्रय के लिए नहीं होती। तो क्या होती? अस्थायी संपत्ति। चालू संपत्ति का योग व्यवसाय की डैश है। तो क्या होगा? कार्यशील पूंजी है।
क्वेश्चन नंबर 15, डैश से तात्पर्य चालू संपत्ति के योग से है, मीट, मिलेट तथा फील्ड। क्या होगा इसका आंसर 15 का? तो कार्यशील पूंजी के अनुसार। देखिए, शुद्ध कार्यशील पूंजी बराबर चालू संपत्ति माइनस चालू दायित्व। तो चलिए अब हम ऑब्जेक्टिव देखना स्टार्ट करते हैं। तो मेरा क्वेश्चन नंबर 1 है, वित्त का सबसे सस्ता स्रोत है। तो वित्त का सबसे सस्ता स्रोत क्या होगा? ऋण पत्र, समतांतधारी या पूर्वाधिकारी। तो क्या होगा? प्रतिधारित उपार्जन। तो क्वेश्चन नंबर 2, पुराने संयंत्र को उन्नतिशील बनाने के लिए एक नए तथा आधुनिक संयंत्र के अधिग्रहण का निर्णय है। क्या कहलाता है? तो निवेश निर्णय। यदि अन्य बातें समान रहे तो कर की दर से निगमित लाभ पर वृद्धि होगी तो ऋण अपेक्षाकृत सस्ते होंगे। क्या होगा? ऋण अपेक्षाकृत सस्ते होंगे। क्वेश्चन नंबर 4 है, पितु सुलभ उच्च विकसित कंपनियां पसंद करती है कम लाभांश देना। क्या पसंद करती है? तो कम लाभांश देना। देखिए, वित्तीय उत्तोलन अनुकूल कहलाता है यदि क्या होगा? यदि निवेश पर आय ऋण लागत से ऊंची है। चलो क्वेश्चन नंबर 6, ऊंचा ऋण क्षमता अनुपात ऋण बटे क्षमता परिणाम में होता है। क्या होगा? तो उच्च स्तरीय वित्तीय जोखिम। क्या होगा? उच्च स्तरीय वित्तीय जोखिम। तो चलिए अपने नेक्स्ट पेज पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है, उच्च स्तरीय कार्यशील पूंजी का सामान्य परिणाम होता है। क्या होता है? उच्चतम चालू अनुपात, उच्चतम जोखिम तथा उच्च लाभ। तो क्या होगा? इसका आंसर 7 का ए होगा। चालू संपत्ति वे संपत्ति होती है जो रोकड़ में परिवर्तित होती रहती है। कौन सी? 1 वर्ष के अंदर। क्वेश्चन नंबर 9 है, वित्तीय नियोजन में घटित होता है। वित्तीय नियोजन में क्या घटित होता है? इस बात का आश्वासन है कि फर्म के पास न तो कोषों की कमी और न ही कोषों की भरमार है। क्वेश्चन नंबर 10 है, क्वेश्चन नंबर प्रति अंश उच्चतम लाभांश संबंधित है। तो किससे संबंधित है? क्या होगा? इसका आंसर सी होगा। ऊंची आय, ऊंची रोकड़ प्रवाह स्थिर तथा निगम विकास अवसर में। तो क्वेश्चन नंबर 11 है कि अस्थायी संपत्ति की वित्त व्यवस्था होनी चाहिए। क्या होगा? दीर्घकालीन दायित्व से। क्या किससे? तो दीर्घकालीन दायित्व। एक व्यवसाय की चालू संपत्ति की वित्त व्यवस्था होनी चाहिए तो दीर्घकालीन तथा अल्पकालीन दोनों से। तो क्या है? तो चलिए, मेरा पार्ट ए का पहला चैप्टर का ऑब्जेक्टिव कंप्लीट होता है वित्तीय प्रबंध। तो अब नेक्स्ट चैप्टर देखना स्टार्ट करते हैं। अब जो मेरा चैप्टर है वित्तीय बाजार, फाइनेंशियल मार्केट। तो चलिए ऑब्जेक्टिव देखना स्टार्ट करते हैं। मेरा पहला क्वेश्चन है, मुद्रा बाजार डैश व्यवहार करता है। तो क्या है? अल्पकालीन कोष में। पूंजी बाजार डैश व्यवहार करता है। तो क्या है? दीर्घकालीन कोष में। तरलता का निर्माण डैश करता है। तो कौन करता है? गौण बाजार करता है। क्वेश्चन नंबर 4 है, नवीन निर्गमित अंशों में डैश व्यवहार करता है। तो कौन? प्राथमिक बाजार। कोषागार विपत्र की अधिकतम अवधि है। कितना अवधि है? तो 1 वर्ष है। देखिए 6 क्वेश्चन, वाणिज्य विपत्र डैश लिखा जाता है। तो किस पे? विक्रेता द्वारा। क्वेश्चन नंबर 7, वाणिज्यिक पत्र की अधिकतम अवधि होती है कितना? 12 महीना। क्वेश्चन नंबर 8, भारत में स्कंद विपणियों का भविष्य डैश है। क्या? उज्ज्वल है। क्वेश्चन नंबर 9, सेबी का मुख्य कार्यालय कहाँ है? तो कहाँ है? मुंबई में। 10, स्कंद विपणियों के लिए सेबी की सेवाएं हैं। क्या? अनिवार्य हैं। विश्व में सबसे पहले स्कंद विपणि की स्थापना हुई थी। कब हुई? कहाँ हुई थी? तो लंदन में। भारत में सबसे पहले स्कंद विपणि की स्थापना हुई थी। कब हुई थी? तो 1887 ईस्वी के आसपास हुई थी। सन 2004 में भारत में स्कंद विपणियों की संख्या कितनी थी? तो 24 थी। सेबी का क्षेत्रीय कार्यालय डैश स्थित है। तो कहाँ कहाँ? दिल्ली में, कोलकाता में, चेन्नई में। तो सेबी के क्षेत्रीय कार्यालय तीनों जगह स्थित है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 15 पर आते हैं। वैधानिक रूप में सेबी की स्थापना डैश में हुई थी। कब हुई थी? तो 1992 में हुई थी। तो सेबी का मुख्य कार्यालय डैश में। तो कहाँ? मुंबई में है। सेबी के मुख्य कार्यों में सुधारात्मक कार्य, विकास संबंधी कार्य एवं कौन सा होगा? तो संचालन संबंधी कार्य है। तो चलिए हम ऑब्जेक्टिव देखना स्टार्ट करते हैं। मेरा पहला ऑब्जेक्टिव, मुद्रा बाजार व्यवहार करता है। तो क्या करता है? अल्पकालीन कोष। पूंजी बाजार व्यवहार करता है तो दीर्घकालीन कोष। तरलता का निर्माण करता है तो गौण बाजार। नवीन निर्गमित अंशों में व्यवहार करता है तो प्राथमिक बाजार। तो चलिए हम नेक्स्ट पेज पर आते हैं। वैधानिक रूप में सेबी की स्थापना हुई थी। कब? 1992 में। कब हुई थी? 1992 में। स्कंद विपणि हित की सुरक्षा करती है। तो क्या करती है? ए निवेश इन्वेस्टर। भारत में स्कंद विपणियों का भविष्य डैश है। क्या है? तो उज्ज्वल है। सेबी का मुख्य कार्यालय कहाँ है? तो मुंबई में है। स्कंद विपणियों के लिए सेबी की सेवाएं हैं तो अनिवार्य है। विश्व में सबसे पहले स्कंद विपणि की स्थापना हुई थी तो लंदन में। भारत में सबसे पहले स्कंद विपणि की स्थापना हुई थी तो 1887 ईस्वी में। सन 2004 में
सन 2004 में भारत में स्कंद विपणियों की संख्या थी कितनी, तो 24। सेबी का क्षेत्रीय कार्यालय स्थित है तो इन तीनों जगह, दिल्ली में, कोलकाता में, चेन्नई में, तो क्या होगा इसका आंसर, इन तीनों जगह में। तो अब हम एनसीईआरटी जोन देखेंगे। तो चलिए, मेरा पहला जो क्वेश्चन था वो प्राथमिक बाजार क्या होता है, प्राथमिक बाजार द्वितीय होता है, वो क्वेश्चन था। तो क्वेश्चन नंबर 2 है, भारत में कुल स्टॉक एक्सचेंज शेयर बाजारों की संख्या है तो कितनी है, 22 है। तो राष्ट्रीय शेयर बाजार का निपटान उधार चुकता चक्र है, क्या है, T+2। तो भारतीय राष्ट्रीय शेयर बाजार को स्टॉक एक्सचेंज शेयर बाजार के रूप में मान्यता किस वर्ष मिली, तो 1992 में मिली। एनएसई के भावी व्यापार की शुरुआत किस वर्ष में हुई थी, तो 2000 में। एनएसई के क्लियरिंग एवं निपटारा क्रियाकलाप किसके द्वारा वहन किए जाते हैं, तो NSCCL के द्वारा। तो चलो क्वेश्चन नंबर 7 है, OTCEI का प्रारंभ किसकी तर्ज पर हुआ था, तो किसके, नैस्डैक की तर्ज पे। OTCEI में सूचीबद्ध होने के लिए कितनी न्यूनतम पूंजी की आवश्यकता होती है, तो 3 करोड़ की। राजकोष बिल मूलतः होते हैं अल्पकालीन फंड उधार के परिपत्र। रेपो है तो पुनर्खरीद समझौता विलेख है। तो चलिए, ऑब्जेक्टिव एनसीईआरटी जोन का भी कंप्लीट होता है। अब हम नेक्स्ट चैप्टर का ऑब्जेक्टिव देखना स्टार्ट करते हैं। विपणन प्रबंध, मार्केटिंग मैनेजमेंट। तो चलिए देखना स्टार्ट करते हैं। मेरा क्वेश्चन नंबर 1 है, विपणन पर व्यय किया गया धन क्या है, इन्वेस्टमेंट। क्या होता है, विनियोग होता है। व्यवसाय के लिए विपणन है तो क्या है, अनिवार्य है। सबसे अधिक व्यापक क्षेत्र है तो क्या, पैकेजिंग का। विपणन प्रबंध अवधारणा का जन्म हुआ तो अमेरिका में हुआ था। विज्ञापन डैश क्या है, विनियोग है। विज्ञापन का माध्यम है तो प्रेस विज्ञापन है। नमूने का मुफ्त वितरण क्या है, तो उपभोक्ता संवर्धन में सम्मिलित है। किसमें सम्मिलित है, तो उपभोक्ता संवर्धन में सम्मिलित है। तो अब हम ऑब्जेक्टिव देखना स्टार्ट करते हैं। विपणन पर व्यय किया गया धन क्या है, विनियोग है, इन्वेस्टमेंट है। इससे पहले भी देख चुके हैं। विपणन व्यय का भार है तो किसका भार है, उपभोक्ता पर। व्यवसाय के लिए विपणन है क्या, अनिवार्य, कंपलसरी है। विपणन का लाभ है तो सभी को, व्यवसाय को है, निर्माता को, उपभोक्ता को। विपणन अवधारणा है तो क्या है, उदन क्या है यार, प्रोडक्शन ओरिएंटेड है या सेल ओरिएंटेड है या कस्टमर ओरिएंटेड है, क्या हो, ऑल ऑफ दिस, ये तीनों हैं। क्वेश्चन नंबर 5 जो होगा ये तीनों है। 6 देखिए कि विपणन अवधारणा का महत्व है किसके लिए, तो ये सभी के लिए महत्व है। विपणन अवधारणा का जो महत्व है ये किसी एक के लिए नहीं है, ये जो ऑप्शन देख रहे हैं तीनों, ये तीनों के लिए है। क्वेश्चन नंबर 7 है कि अच्छे ब्रांड की विशेषता है तो क्या है, सूक्ष्म नाम, स्मरणीय, आकर्षक, ये सभी क्या होगा, ये सभी विशेषता एक अच्छे ब्रांड की। लेबलिंग है, लेबलिंग क्या है, तो आवश्यक है। सबसे अधिक व्यापक क्षेत्र है तो किसका, पैकेजिंग का जो क्षेत्र होता है ना, सबसे अधिक और व्यापक होता है। उत्पाद अंतरले मिश्र को प्रभावित करने वाला घटक है किसको, विपणन को, मार्केटिंग को। विपणन प्रबंध अवधारणा का जन्म स्थान है कहाँ, अमेरिका में। विज्ञापन का माध्यम है कैलेंडर व डायरी आदि। विज्ञापन है, इन्वेस्टमेंट होता है। विज्ञापन का सबसे महंगा साधन है तो व्यक्तिगत विक्रय। तो चलिए, इस चैप्टर का भी ऑब्जेक्टिव कंप्लीट होता है। अब हम इसका एनसीईआरटी जोन का क्वेश्चन देखेंगे। इसके एनसीईआरटी जोन में कोई भी क्वेश्चन नहीं है। तो अब हम जो चैप्टर देखेंगे, उपभोक्ता संरक्षण, कंज्यूमर प्रोटेक्शन। तो चलिए हम इसका ऑब्जेक्टिव देखना स्टार्ट करते हैं। चलिए, उपभोक्ता विवाद निवारण एजेंसी है तो किसा कहाँ है, तो जिला। तो राष्ट्रीय आयोग उपभोक्ता विवादों का निपटारा कितना अमाउंट से अधिक कर सकता है, तो 1 करोड़ से अधिक जो अमाउंट होगा वही कर सकता है। उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम सन कितना पारित हुआ था, 1986 में पास हुआ। उपभोक्ता विवाद के निपटारों की अवस्था तंत्र है कितनी, तो 3 है। देखिए, भारत में उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम डैश से लागू हुआ 15 अप्रैल 1987 से। ये सब जो क्वेश्चन देख रहे हैं ये सब मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन है, इसलिए ये सब क्वेश्चन पर अच्छे से फोकस कीजिए। तो ऑब्जेक्टिव जो मेरा क्वेश्चन है, उपभोक्ता संरक्षण पारित हुआ था, कस्टमर प्रोटेक्शन एक्ट वाज पास्ट, कब हुआ था, तो 1986 में पास हुआ था। भारत में उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम प्रभावी है तो 15 अप्रैल 1987 से। उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम के अंतर्गत विवाद आते हैं तो विक्रेता द्वारा दोषी माल के विक्रय संबंधी विवाद। क्वेश्चन नंबर मेरा 4 है, उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम के अंतर्गत शिकायतकर्ता से आशय हैं तो उपभोक्ता से, राज्य सरकार से, केंद्र सरकार से, इनमें से सभी। क्या होगा इसका आंसर, डी होगा। और क्वेश्चन नंबर 5 है, क्वेश्चन नंबर 5 मेरा, उपभोक्ता विवाद निवारण एजेंसी है
क्या है, तो इनमें से सभी जिला मंच पर है, राज्य आयोग, राष्ट्रीय आयोग, क्या होगा, इसका भी आंसर डी होगा। राष्ट्रीय आयोग उपभोक्ता विवाद का निपटारा कर सकता है, तो 1 करोड़ से अधिक अमाउंट पे जो होगा तो कौन उसका करेगा निपटारा, तो राष्ट्रीय आयोग करेगा। क्वेश्चन नंबर 7 है, राज्य आयोग विवादों का निपटारा कर सकता है जब 20 लाख से अधिक अमाउंट। जिला मंच विवादों का निपटारा कर सकता है जब 20 लाख तक हो। कब होगा, जब 20 लाख तक होगा। भारत में कार्यरत गैर सरकारी संगठन है, तो क्या है, वॉइस एंड जो कॉमन कॉज जो है, ये जो दोनों है गैर सरकारी संगठन है, तो क्या होगा, बोथ होगा, सी इसका आंसर होगा। उपभोक्ता विवादों के निपटारे की अवस्था तंत्र है, तो त्रिस्तरीय इसका जो है अवस्था तंत्र है। इस चैप्टर के भी एनसीईआरटी जोन में कोई भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन नहीं है। तो अब हम अपना नेक्स्ट चैप्टर देखेंगे। अब मेरा पार्ट बी का ये लास्ट चैप्टर है, उद्यमिता विकास, एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट। तो चलिए ऑब्जेक्टिव देखना स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 है मेरा, राष्ट्र का सामाजिक एवं आर्थिक विकास डैश का परिणाम है। तो किसका जो परिणाम है, उद्यमिता का परिणाम है। उद्यमिता डैश पर आधारित क्रिया है, तो किस पर, ज्ञान पर आधारित क्रिया है। उद्यमियों को वित्तीय सहायता प्रदान करती है, कौन प्रदान करती है, तो आईसीआई प्रदान करती है। भारतीय उद्यमिता विकास संस्था की स्थापना डैश सरकार द्वारा की गई थी, तो गुजरात सरकार के द्वारा स्थापना की गई थी। किस सरकार द्वारा, गुजरात सरकार द्वारा। तो चलिए ऑब्जेक्टिव देखना स्टार्ट करते हैं। उद्यमिता नेतृत्व प्रदान नहीं करती है, तो साझेदारी फर्म को जो होता है वो नेतृत्व प्रदान नहीं करती है। उद्यमिता के उपबंध अवरोध पोषित करते हैं। हाँ, क्वेश्चन नंबर 2 है मेरा, उद्यमिता के उपबंध अवरोध पोषित करते हैं, तो कौन करते हैं, तो नव सृजन करते हैं। उद्यमिता अस्वस्थ होती है द्वारा, तो बृहदाकार फॉर्म द्वारा यानी लार्जर फॉर्म द्वारा। उद्यमितीय लक्षण निम्न से संबंधित है, तो जोखिम एवं वाहन व्यवहार से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 5 है मेरा, सामाजिक उपगम्यता के अनुसार उद्यमिता है, तो भूमिका निष्पादन प्रक्रिया है। क्या होगा इसका आंसर, भूमिका निष्पादन प्रक्रिया। 6 है मेरा, भारत में उद्यमिता विकास कार्यक्रम है, क्या है, तो आवश्यक है। उद्यमिता विकास कार्यक्रम प्रदान करता है, तो ये जो देख रहे हैं स्वरोजगार, उद्यमिता, कौशल वृद्धि, शिक्षण या प्रशिक्षण, तो इसका जो आंसर होगा उपयुक्त सभी होगा। उद्यमिता विकास कार्यक्रम की आलोचना का मूल्यांकन विधि बिंदु है, तो क्या होगा इसका आंसर, उपयुक्त सभी होगा। क्या होगा, उपयुक्त सभी, संगठन इत्यादि ये सब जो देख रहे हैं आप तीनों होगा। उद्यमिता विकास कार्यक्रम प्रदान करता है, क्या प्रदान करता है, तो रोजगार, एम्प्लॉयमेंट प्रदान करता है। भारत में उद्यमिता विकास कार्यक्रम रहा है, तो सुधार की आवश्यकता रहा है। हमेशा जो है भारत में जो एंटरप्रेन्योरशिप उसमें डेवलप करने की आवश्यकता रही है। उद्यमी है, क्या है, उद्यमी जन्म लेता है एवं बनाया जाता है दोनों। तो भारतीय उद्यमिता विकास संस्था स्थिर है, अहमदाबाद में स्थित है, कहाँ है, अहमदाबाद में। उद्यमिता विकास संस्थान की स्थापना की गई थी, तो गुजरात सरकार द्वारा। किस सरकार द्वारा की गई थी, तो गुजरात सरकार द्वारा की गई थी। भारतीय विनियोग केंद्र की स्थापना की गई थी, किन सरकार द्वारा, तो मध्य प्रदेश सरकार द्वारा की गई थी। भारत में उद्यमिता का भविष्य कैसा रहा है, तो उज्जवल रहा है। उद्यमिता विकास कार्यक्रम के प्रति भारत के सरकारी तंत्र का दृष्टिकोण कैसा रहा है, तो असहयोगात्मक रहा है। तो मौसले की आवश्यकताओं का पदानुक्रम सिद्धांत तथा तथ्य द्वारा शासित होता है। किसके द्वारा, तो लोग राजनीतिक तौर पर आवश्यकता से प्रेरित होते हैं। और इसका मेरा लास्ट क्वेश्चन है कि कार्य पर स्वयं विकास आवश्यकता पूर्ण की जाती है के द्वारा, किसके द्वारा, तो प्रशिक्षण कार्यक्रम में भागीदारी के द्वारा कंप्लीट। तो अब जो हम देखेंगे एनसीईआरटी जोन देखेंगे और इस चैप्टर का लास्ट और आखिरी ऑब्जेक्टिव होगा, उद्यमी उठाता है सामान्य एवं तय की गई ही जोखिम उठाता है, ना कि किसी भी प्रकार का जोखिम उठा लेता है। अर्थशास्त्र में निम्न में से कौन सा उद्यमी का कार्य नहीं है, तो दिन प्रतिदिन के व्यवसाय का संचालन करना जो है अर्थशास्त्र का उद्यमी का कार्य नहीं है। निम्न में से कौन सा कथन उद्यमिता एवं प्रबंध में अंतर को स्पष्ट नहीं करता है, तो कौन सा, उद्यमी एक ही बार का कार्य है, प्रबंध निरंतर चलने वाली क्रिया है। किल्वी ने उद्यमी के जिन कार्यों को बताया है, 3 का आंसर नहीं दिख रहा था, 3 का आंसर जो होगा उद्यमी एक ही बार कार्य का क्या होगा, डी होगा।
किल्बी ने उद्यमी के जिन कार्यों को बताया है उनमें से नीचे कौन सी राजनीतिक प्रशासन का पक्ष नहीं है? तो उत्पादन की नए नए तकनीक एवं नए उत्पादकों को लाना। तो चलिए इस लास्ट और आखिरी क्वेश्चन रहा बिजनेस स्टडी का पार्ट बी का। तो निम्न में से कौन सा व्यवहार एक सफल उद्यमिता से नहीं जुड़ता है? तो अनुसंधान एवं विकास। क्या होगा? अनुसंधान एवं विकास में निवेश। तो चलिए इस बिजनेस स्टडी के अंदर जितने भी ऑब्जेक्टिव था वो पूरे कंप्लीट कर दिया गया, पार्ट ए एंड पार्ट बी। पार्ट ए का डिस्क्रिप्शन में वीडियो का लिंक है, आप वहां से जाकर देख सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा, हेल्पफुल रहा, तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए। अगर और भी किसी चैप्टर का चाहिए तो कमेंट कीजिए।